बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी और आप तैयार होंगे सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। बहुत सारे बच्चों का पेपर्स एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं या फाइनल हो रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, ये मैंने सुना था कहीं पे। लेकिन स्टिल जी इसके बावजूद आजकल स्कूल की ट्रैफिक कदरे कम है। वैसे अभी हम ऑफियर हमारे गेस्ट भी गए थे कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है इन जनरल स्कूल्स की, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मुझे ट्रैफिक नहीं मिल रही, या तो मैं जल्दी आ रही हूँ या लेट आ रही हूँ, कुछ एक मसला है। आई होप कि एवरीवन इज सेफ जी, और आप ट्यूसडे को मंडे की एनर्जी के जो कह लें मंडे ब्लूज से बहाल होकर अब ट्यूसडे को आप नई एनर्जी के साथ तैयार होंगे। हम आपको सुबह सुबह खबरें देंगे, कुछ क्रिकेट मैच की हमने आपको कल ही रुदात सुना दी थी। हमारे शो के अख्ताम होने तक वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को हरा दिया था। अब क्या सूरत हाल है, ये हम बाद में एनालिसिस लेंगे, कल क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियोस पे बात कर लेंगे। अगरचे जी पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में चंद दिन पहले से, बल्कि इनफैक्ट कई अरसे से चेमगोइयाँ हो रही हैं, मगर अली अमीन गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा की जो सदारत से हटाने के बाद इन अफवाहों में या चेमगोइयों में मजीद इजाफा हो गया और अब बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की जगह उनके मुखालिफ जुनैद अकबर को जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। तर्जुमान जो तहरीक इंसाफ हैं शेख वक्कास अकरम साहब, उन्होंने कहा है कि पीटीआई में कोई धड़ेबंदी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई का फैसला कबूल किया है, जुनैद अकबर को मुबारकबाद भी दी है। ताहम पंजाब की जो सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने दावा किया है कि बुशरा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाया गया है। दूसरी तरफ जी बानी पीटीआई ने केपीके में हुकूमती कारकर्दगी और सूबाई वज़रा पर मुबैना करप्शन और पार्टी मामलात पर तहकीकात का टास्क भी जुनैद अकबर और आतिफ खान को सौंप देने के साथ साथ जो साबिक गवर्नर हैं शाह फरमान को भी इससे मुतालिक खोज लगाने की हिदायत की गई है। 26वीं आईनी तरमीम पर एक तरफ अदलिया में हमें तकसीम नज़र आ रही है और दूसरी जानिब हालिया सियासत का मरकज़ भी यही है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जी 26वीं आईनी तरमीम जो है फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नश्र करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए जी मुलतवी कर दी है। जहां तक पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बात है तो पीटीआई की जानिब से एज वी ऑल नो के बाइकॉट कर दिया गया और शबली फराज साहब ने कहा है कि जो 9 मई है और 26 नवंबर है इस पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। मुफादात का टकराव है, कमीशन बना तो सब कुछ आया हो जाएगा, इसलिए लगता है कि कमीशन नहीं बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस की बात की जाए तो इसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी है, जिसमें 17 जनवरी का जो फैसला है उसे कलदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। ये है जी सारी डेवलपमेंट। और पीटीआई ने अगर आज मुज़ाकरात में शिरकत की तो हुकूमत के पास उनके लिए कोई पेशकश मौजूद है, ऐसा भी आज अखबार में लिखा हुआ है। ये पेशकश क्या हो सकती है, क्योंकि जुडिशल कमीशन के हवाले से तो तहरीक इंसाफ के मुताबिक और हमें भी जो पता है कि जी मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया था, हुकूमत ने इनकार कर दिया था कि अब जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने बाद में इस चीज़ को डिनाई किया कि जी हमने कब कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। मुज़ाकरात का जो चौथी मीटिंग है, इजलास है, उसमें आए, बैठे, बात करें, जवाब देंगे। और इसके मुताबिक उन्होंने कहा जी हमारे पास पेशकश मौजूद है। आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। क्या पेशकश हो सकती है? जुडिशल कमीशन तो कह दिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिनाई भी कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो मुकम्मल बाइकआउट कर दिया हुआ है। एक ये ऑप्शन सामने आ रही है कि कोई पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, यानी मुस्लिम लीग नून हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत ये सोच रही है, क्योंकि जुडिशल कमीशन पे वो राज़ी नहीं है। जुडिशल कमीशन पे इसलिए भी राज़ी नहीं है कि जब आपने कमीशन बना दिया वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, फिर ज़ाहिर फिर तो वो कमीशन बन गया, उसकी रिपोर्ट आएगी और फिर वो चीज़ें और तरफ आपके खिलाफ भी जा सकती हैं। ये मुझे लगता है कि हुकूमत को शायद ये लगता है। अच्छा। तो वो एक पार्लिमानी कमेटी बना दें। देखिए इसमें इस सारे मामले में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। पीटीआई ये समझती है कि हुकूमत टाइम ज़ाया कर रही है, एक पॉलिटिक्स कर रही है, खींच रही है, मामले को लंबा कर रही है और उन्हें करना कुछ भी नहीं है। हुकूमत को ये लगता है कि पीटीआई भी इसको पॉलिटिकल कर रही है और ये जो बातें कर रहे हैं और फिर कहीं बाद में ये पीछे हट जाएं। और अभी जो तहरीरी, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने मुतालबे तहरीरी दें। अब उनके 2 तो मुतालबे हैं, 2 तो सतरे हैं, उसमें क्या तहरीर
लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप तहरीरी दें। तो वो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरा ये है कि पीटीआई को भी लगता है कि हुकूमत इतनी बाख्तियार नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है कि अपने तौर पे बड़े फैसले कर सके, जो कि शायद ऐसा हो भी तो वो ये भी अपनी जगह चीज़ें चल रही है। अच्छा आमिर साहब, एक बाइख्तियार होने का मामला भी चले, आपकी बात एक तरफ अपनी जगह पे मौजूद है कि शायद ये परसेप्शन है और हुकूमती अरकान या वज़रा भी इस हवाले से एडमिट कर चुके हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का मैं हर बार में रेफरेंस ले दे रही हूँ क्योंकि वो इस ज़ाहिर टीम का हिस्सा भी हैं और उन्होंने भी कहा कि जी हमने उनके शायद उनके फ्लो में निकल गया कि हमारे हाथ में जो है हमने कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब भी तो क्या ये फिर मुज़ाकरात का पूरा प्रोसेस ही पहले दिन से कंट्रोवर्शियल नहीं हो गया, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल कह ले या खटाई में पड़ गया हो कि भाई जब एक पार्टी के पास इख्तियार ही नहीं है तो वो मुज़ाकरात किन बेसिस पे कर रही है? अब ठीक है बात, ये इस वजह से तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रही थी। वो तो ये कहते रहे कि हम मुज़ाकरात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, लेकिन फिर मेरा ख्याल है बीच में ये कहीं सोच आई कि अगर पीछे यानी देखें मुज़ाकरात हो रहे हैं दो, एक तो वो जो कैमरे के सामने है ये मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं और एक मुज़ाकरात वो हैं जो बिहाइंड द कैमरा बिहाइंड द सीन हो रहे हैं। अच्छा वो दोनों तरफ लोग एडमिट भी करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हुकूमती लोग भी ना कर रहे हो, वो भी यानी वो और जो हमारे यहाँ जो डिफेंस एनालिस्ट आते हैं ना टीवी पर, अब जो चंद लोग जो आते हैं जिनको अलाउ भी किया हुआ है तो वो भी यही बात, कोई इसको इनकार नहीं करता कि कोई ना कोई मामला चल रहा होता है, लेकिन वो अगर कुछ चल भी रहा होगा ना तो होगा बहरहाल कैमरे के सामने के जरिए ही। ठीक है, देखें ना, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट तो उसका नहीं डायरेक्ट सामने आना चाहेगी, तो अगर कोई रियायत अगर मिले या कुछ भी अगर मामला तय हुआ जो भी वो होगा ऑफिशियल मुज़ाकरात के जरिए ही। तो वो इसी वजह से इसको किया गया है। लेकिन अब मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रही है। अब देखें ना, उन्होंने राब्ते भी करना शुरू किए हैं और पहले चक्रधरी सावरा के साथ तो पहले ही शामिल थे, अब जीडीए को भी साथ, जो सिंध में जो पीर पगाड़ा और वो पीर साहब पगाड़ा और वहाँ जो सिंधी एलिमेंट हैं जीडीए जो उनके साथ पहले भी तादी रही हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और दीगर लोगों, तो वो उनको भी साथ मिलाना चाह रही हैं और साथ फिर मौलाना फजल रहमान को भी, और एक बड़ा अलायंस बना के एक पॉलिटिकल एक अपोजिशन की जो एक होती है ट्रेडिशनल एहतजाज थोड़ा और पार्लियामेंट के अंदर और पॉलिटिकल उस तरफ जाना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अनफॉर्चुनेट है कि मुज़ाकरात अब देखिए, अब मेरे ख्याल है आज तो नहीं होंगे और इरफान सिद्दीकी साहब ने तो ये कहा है कि हम फिर तोड़ देंगे कमेटी। लेकिन उन्होंने कहा है आज के दिन अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में शिरकत कर लेती है तो उनके पास ऑप्शन मौजूद है, जिसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ऑप्शन मौजूद है। एक जो है ना, जो मतलब एक रुकावट पड़ जाती है कि वो ये है कि तहरीक इंसाफ को ये कहना है कि बानी पीटीआई के इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकातों के हवाले से सहूलत दी जाए ज़्यादा, यानी अभी वो हो तो जाते हैं जिस दिन उनकी वो एक मुलाकात हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा जब एक मुज़ाकरात जब डिस्कशंस के हवाले से शायद उनको वो ज़्यादा वो चीज़ें चाहिए, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हुकूमत को भी इस मामले में हाथ खुला रखना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, अब बात यह कि जो हमने मुज़ाकरात वाला एक प्रोसेस है जिसपे बहुत सारी रिजर्वेशंस अपनी जगह पे मौजूद हैं, अगर ये मुज़ाकरात अब यहाँ पर आज चूँकि तहरीक इंसाफ कह रही बाइकॉट कर देती है तो फिर क्या दोबारा कभी मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि ये मामले का हल आप जैसे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी और लोग यही कहते हैं कि बातचीत से ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होंगे, अगर ये होते भी हैं मुअत्तल हो जाएंगे या फॉर द टाइम बीइंग लगेगा ख़त्म हो रहे हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। रास्ता यही है और कोई रास्ता है नहीं, आपको अल्टीमेटली इनको आपस में जुड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो ये मामले चलते रहेंगे। हुकूमती इत्तेहादी खुश नहीं है, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सारे प्रोसेस में उनको इत्तेमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी है तो वैसे सच्ची बात है, मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगता है, उनके वह ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं, कहीं पर वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, हुकूमत का हिस्सा हैं, सारे मफाद लेना चाहते हैं, सारे अहम ओहदे आइनी ओहदे ले लिए उन्होंने, वजारतें नहीं ले रही, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश है कि हर वजारत में काम हो। सो मच सो कि जो अभी आपको इल्म होगा ही कि ये जो प्रमोशंस हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो आला सतही की जो बोर्ड, उसमें भी वो चाहते हैं कि वो बल्कि शामिल हो ही चुके हैं कि वहाँ पे भी हर मामले में मफाद लेके, इससे ज़्यादा चालाकी और कोई है नहीं। यानी मैं समझता हूँ सियासी तौर पे ये बहुत ही वैसे स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। भाई स्मार्ट प्ले तो बहुत अच्छा लफ्ज़ है, कुछ ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए मैं वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं आप कर सकते, मैं स्मार्ट प्ले इनको ये चाहिए जिम्मेदारी कबूल करे ना, हुकूमत का हिस्सा है तो प्रॉपर हिस्सा बने,
कि इस हुकूमत को कामयाब बनाए। कामयाब बनाने के लिए अपना हिस्सा, अपनी एक्सपर्टीज डालें। इनके पास भी एक्सपीरियंस लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, वो लोग शामिल हों। लेकिन वो ज्यादातर तो जब भी कोई ऐसा बात होती है तो तनकीद ही करते हैं। आजकल तो बिलावल भुट्टो हों, शाजिया मरी हों, नबील गबोल साहब हो, जितने लोग हैं पीपल्स पार्टी के जो आकर टॉक्स करते हैं वो तनकीद ही कर रहे हैं। तो फिर अगर वो इतने नाखुश हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मफाद और फायदे तो सारे ले रहे हैं ना, हुकूमत से अलग तो नहीं होते। वो चाहते हैं कि एक तरफ हम हमारे अवाम में भी, हमें अवाम के आगे हम हमारे वहाँ भी बात बनी रहे, हम अपोजिशन का रोल भी लें और मज़े भी सारे करें, हुकूमत में रह के तमाम फ़ायदे और समरात उठाएं और साथ कहें कि हम तो हुकूमत के साथ थे। लेकिन वो कहते हैं मैं पंजाब में बड़ा नज़रअंदाज करी है मुस्लिम लीग नून। नहीं, पंजाब में वो हैं कितने के? पंजाब में देखें ना, पंजाब में मतलब 5% भी नहीं है। मतलब क्या उनको असल में मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सियासी मुनाफिकाना रवैया छोड़ के उनको एक हिस्सा बनना चाहिए बाकायदा हुकूमत का। अगर नई हुकूमत हिस्सा बनते तो इतने गिले शिकवे ना कर अलग हो जाए। इनको मत एहसान नहीं करे ये तो हुकूमत अलग होने देगी? नहीं, तो ये मुल्क के कौम पे हुकूमत नहीं कोई और अलग नहीं होने देंगे। अच्छा, मुल्क के कौम पे एहसान नहीं कर रहे कोई ऐसा कि जनाब हिस्सा बन के बैठे हैं आप उसका कि जी हमने जमहूरियत का। भाई आप बात ये है कि अभी आप लोग भी मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस जो हुआ है उसमें भी उस पार्टी ने साथ दिया इनको सेनेट में कौमी असम्बली में। इससे पहले पंजाब असम्बली में हो चुका है, बल्कि पंजाब में तो असम्बली में ये होता जो बिल गवर्नर साहब के पास गया था तो लोग गए थे सहाफ़ी तंजीमें सारी जाके उनसे गवर्नर साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर ना करें साइन। तो उस वक्त क्योंकि खबर फैल चुकी थी, लोगों को पता लग गया था, सहाफ़ी को पता था कि ये चले जाएंगे, गवर्नर साहब बाहर चले जाएंगे ज़ियारतों के बहाने या किसी भी बहाने, और कायम मकाम गवर्नर बन जाएंगे स्पीकर जो अहमद खान साहब है वो साइन कर देंगे। तो इन्होंने बाकायदा मिन्नत तरले जाके किए सहाफ़ियों ने कि आप बर करम आप तो कुछ दिन अरसा ना जाएँ, लेकिन वो चले गए बाहर। वैसे ही हुआ, स्पीकर जो हैं वो कायम मकाम गवर्नर बने, उन्होंने फौरी तौर पर उस बिल पर साइन कर दिया। तो मतलब ये तो अब लोग बेसिकली आंखों में, अवाम की आंखों में एक धूल झोंकने की कोशिश है। तो ये ज्यादा बुरी बात है। अवाम की आंखों में आपके दौर नहीं है, बुरी तरह पिट गया है ना। हाँ। देखिए पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या हाल हुआ है, सिंध में भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वहाँ पे तहरीक इंसाफ या दूसरी जमातें, इवन मुस्लिम नून भी, अगर उनके वहाँ मुतबादिल क़ुव्वत नहीं है, ख़ासतौर पर सिंध के रूरल सिंध के इलाकों में, अगर जब भी मुतबादिल सियासी क़ुव्वत खड़ी होगी तो पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो पंजाब में वो पीटी है, बलूचिस्तान में जिस तरह उन्होंने सीटें लिया सबके सामने ही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जमहूरियत के दावे करते हैं पर आप जमहूरी तर्जमल भी रखें ना। आप फिर आज़ादी इजहार के लिए खड़े हों, आप सहाफ़ियों का, मीडिया का जो एक पाबंदियाँ या सख्त कानून ऐसे आ रहे हैं उसमें आप साथ दें उनका, और सिर्फ ज़बानी कलामी एक आंसू न बहें। और दूसरी चीज़ों में भी आपको अपोजिशन के साथ, मतलब मैं तो समझता हूँ इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में पीपल्स पार्टी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो अपना दबाव डाले, वो कहें कि हाँ भाई मामला तो, और वो एक यानी आप एक जमहूरी जमात हैं, आप सबसे ज़्यादा और पुरानी जमात हैं और एक लेगेसी है उनकी, इसमें कोई शक नहीं। तो उनको चाहिए अपना फिर अपना रोल भी वो अदा करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा आमिर साहब, इन द एंड मुझे ये बता दें, अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर जुनेद अकबर साहब को जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की सदारत। हाँ जी, पार्टी सदारत से, तो आप क्या समझते हैं, सही है? मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं बुशरा बीबी ने की शिकायत पर ये हुआ है। देखिए ये तो वो अपने खास एंगल ले रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है अली अमीन गंडापुर साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे बतौर वज़ीर आला भी। इनकी गवर्नेंस बहुत ही बुरी और बहुत ही वहाँ पे मायूसकुन है, और उनके खिलाफ पार्टी में बहुत सारी शिकायत पैदा हो गई हैं। और आतिफ खान और जुनैद अकबर, ये वो ग्रुप है जो पहले से ही अली अमीन गंडापुर पे तनकीद कर रहा था, और ये करप्शन की और इन चीज़ों के बारे में, ये ज़रा देखिए जुनैद अकबर साहब के बारे में 2-3 बातें तो हैं, तो ये पुराने हैं, तहरीक इंसाफ के साथ बहुत 3 दफ़ा ये MNA बन चुके हैं, 3 दफ़ा जीत चुके हैं ये, और ये कम अज़ कम 25-30 साल से पुराने नजरियाती लोगों में से हैं तहरीक इंसाफ के प्रॉपर, यानी शुरू से जो लोग शुरू हैं। और दूसरा ये है कि एक साफ़ सुथरे क्लीन आदमी है। तीसरा ये है कि बहरहाल एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वर्कर हैं, यानी वर्कर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, और वर्कर की भी बात करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर। तो ये एक लिहाज से अच्छी बात है। वैसे भी वज़ीर आला को पार्टी का सूबाई सदर नहीं होना चाहिए। आप हुकूमत चलाएं, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, पार्टी का सूबाई सदर अलग होना चाहिए असूली तौर पर। तो पहले भी PTI का अपना भी ये स्टैंड रहा है, अगर वो नहीं करते उस पर अमल, खुद खान साहब ने भी इतना नहीं किया बाद में उसमें, तो वो उनको अलग होना चाहिए था। और अच्छी बात है कि पार्टी में मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर पे असल दबाव ये आएगा कि सूबे में डिलीवर भी करें। ठीक है, उनके पास फंड्स के बहुत मसाइल हैं,
वफाक की तरफ से उनको जो उनका ड्यू शेयर बनता है वो नहीं दिया जाता। रॉयल्टी के वाले से, गैस वगैरह की रॉयल्टी, बिजली की रॉयल्टी जो है वो इशूज़ हैं उनके, तो वो हैं उनके अपनी जगह, लेकिन फिर भी उनको एक ट्रांसपेरेंट ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। इसको बुशरा बीबी के एंगल से डालना ठीक, उनकी भी शिकायत होंगी, लेकिन उससे पहले भी थी। जब बुशरा बीबी जेल में थी, शिकायत तो गली बिन गंडापुर के खिलाफ पहले भी थी, और जुनैद अकबर और शकील खान और आतिफ खान, ये शकील खान को इवन जब भी एहतजाज धरनों के हवाले से बात हुई तो अली मीन गंडापुर की कोई ना कोई स्टेटमेंट ने नुकसान पहुंचाया और वो अली मीन गंडापुर 2 मरतबा, उनके दोनों बार इतने मिस्टीरियस से उनके, एक बार तो 12 जिलों से कितने 8 जिलों से गुजर गए, वो भी किसी को समझ नहीं आई बात। फिर ये वो भी कहानी पूरी असेंबली ने सुनी, लेकिन समझ किसी के अंदर नहीं आई। नवंबर वाला वाकया, वो भी मतलब अली बिन गंडापुर किसी को मुतमईन नहीं कर पा रहे, मीडिया को मुतमईन नहीं कर पा रहे, इवन वो अपने पार्टी के लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रहे, तो हमारी तो दूर की बात है। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर खान कवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। मैं अब हम आपको बताएंगे कि कल जो हमने जाते जाते एक सस्पेंस के साथ आपको बुरी खबर दी थी, हमारे शो के दौरान ही हमें पता लग गया था कि पाकिस्तान वर्सेस जो वेस्ट इंडीज़ है, जो दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था, बल्कि इनफैक्ट सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। कल मैच पे ज़रा हम तज्ज़िया ले लेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था, और एक से बराबर हुई है। आई एम सॉरी, वो जो सीरीज़ वाले नहीं, मैं मैच वाली बात कर रही थी। अच्छा जी, अब जो सूरत हाल ये है कि कल के मैच के अंदर जो पाकिस्तान को अपनी ही सरजमीन पर 35 साल के बाद जी शिकस्त हुई है और सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। 254 रन्स के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम जो है सिर्फ 133 रन्स बना सकी जनाब, और तीसरे दिन का आगाज़ भी खासा डिसअपॉइंटिंग रहा। साउद शकील 13, काशिफ अली भी बोल्ड हो गए, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने 39 रन्स की जो पार्टनरशिप की, लेकिन 115 पर जो सलमान आगा हैं वो आउट हो गए। रिजवान 25 रन्स बनाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद नुमान अली, साजिद खान वो भी आउट हुए। और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो ख़िज़ा के पत्तों की तरह झड़ गई। ये मैं ऐसे जो क्रिकेटिंग टर्म में एक डायलॉग होता है, मैंने वो यूज़ किया यहाँ पर जी। ये जो नाकामी रही, क्यों रही, और वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे टेस्ट मैच में जो फतह हासिल की, उनकी क्या स्ट्रेंथ थी, इस पर हम ज़रा तज्ज़िया लेते हैं। एहसन हक्कानी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल के मैच पे मैं अब क्या ही तज्ज़िया दूँ, आप ही देंगे, कल क्या हुआ? बस वही होना था जो हुआ, और ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप यू हैव अ गुड मॉर्निंग, एंड एवरीबॉडी वाचिंग दिस पब्लिक न्यूज़ मॉर्निंग शो हैज अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि हम लोग देख रहे थे, आपने भी बात की कि 35 साल बाद अपनी सरजमीन पे टेस्ट मैच हारे नहीं, हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार चुके हैं। नहीं, मतलब वेस्ट इंडीज से हारे हम। बिल्कुल वेस्ट इंडीज से हारे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और वेस्ट इंडीज से अगर हारे हैं तो अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद के ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि जी स्पिनर्स खिला दिए, सिर्फ हमारी बॉलिंग साइड के अंदर फास्ट बॉलर्स थे ही नहीं। भैया आपने स्पिन विकेट्स बनाई थी, आपने मुल्तान की जो विकेट्स बनाई थी वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो ऑलरेडी सैक्रिफाइस पिचेस थी। वो आपने, जिस तरह होता है कि आईसीसी का इवेंट, अब जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी आएगा तो आईसीसी के क्यूरेटर्स आएंगे जो पिच बनाएंगे, लेकिन जब बायलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज होती है तो हर टीम अपने हिसाब से पिचेस बनाती है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने फास्ट बॉलर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं था और आप जा रहे थे 4 स्पिन अटैक के साथ, जिसके अंदर आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी हाँ, पिछली बार भी हमें साजिद खान और नुमान अली ने जिता दिया था, तो इस बार भी कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उनके पास भी जुमैल वरेकैन की शक्ल में एक बेहतरीन सा स्पिनर आया और उसने आपके बैटिंग अटैक को एक्सपोज कर दिया। और ये बैटिंग अटैक हमेशा से एक्सपोज्ड ही है। हमारी लक चलती है पहले 1-2 मैचेस के अंदर और उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्क्लोज हो जाती है और वो स्ट्रैटेजी दूसरा टीम अपनाते हुए हमें ही हरा देता है, क्योंकि हमारे पास बैटिंग अटैक है ही नहीं। द ओनली प्लेयर दैट वी हैड, अरमला, दैट न्यू हाउ टू प्ले द स्पिनर वाज सऊद शकील, एंड सऊद शकील डिड नॉट परफॉर्म एज वेल। तो हमारे पास बाबर आजम, जो किंग बाबर आजम है, वो तो परफॉर्म कर नहीं रहे। उन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर सिंगल डिजिट बनाए थे और दूसरी इनिंग्स के अंदर उन्होंने 31 रन्स बनाए। दूसरी तरफ हमारे पास अगर मोहम्मद रिजवान मेरे ख्याल से बैटर्स के अंदर सबसे बेहतर थे, जिन्होंने दोनों इनिंग्स के अंदर डबल डिजिट्स बनाए। तो हमारे पास बैटर्स है ही नहीं। आप हुरैरा को लेकर गए थे, हुरैरा फेल हो गए। शान मसूद जो आपके कैप्टन है वो ऑलरेडी अच्छा नहीं खेल रहे। नवंबर 2023 से उन्हें कैप्टन बनाया हुआ है
और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें कैप्टन बनाया था, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कहा था कि भाई वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि शान मसूद विल टेक ऑन द टेस्ट साइड एंड गो टू न्यू हाइट्स। न्यू हाइट्स क्या, आप नंबर 3 से नंबर 7 पे आ गए रैंकिंग में। अच्छा नहीं, हम तो ये बात करें, कल वो बड़े ऑफेंड हुए हैं शान मसूद, उनसे साफ़ी ने जब सवाल किया है उन्होंने कहा कि अच्छा वैसे मैं इस बात से डिनाई नहीं करती कि आपको हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए, क्रिटिसिज्म अपनी जगह, बट एक प्लेयर ऑलरेडी बड़ा सेंसिटिव उसमें चल रहा होता है, उस पर इस तरह का सवाल कर लेना, ऑफेंड तो वो हो गए, लेकिन जाहिर है जो ओवरऑल हम सिर्फ शान मसूद को ऐसे, आपको लगता है कि सिर्फ सोली उनको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, टीम वर्क है, जैसे उन्होंने अपने जवाब में भी कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक बंदे का अपना रोल है उसमें। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि जो सिलेक्शन थी ना वो शान मसूद के हिसाब से शायद ना हो, क्योंकि जब दरमियान में रिफ्ट्स आते हैं तो फिर आपको ये पता चल जाती है बात, क्योंकि शान मसूद ने बाद में कहा कि अगर हमारे पास पेस अटैक के अंदर कोई होता तो हम फास्ट बॉलर्स खिलाते, ठीक है। जबकि वेरेकैन ने अपने पोस्ट इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि द की वाज टू बॉल स्लोअर डिलीवरीज। मतलब शान मसूद साहब ने ये भी जज नहीं सही किया था, क्योंकि दूसरी टीम का प्लेयर ये बता रहा है कि मैंने तो स्लो से भी ज्यादा स्लो कराई और वो थी की विकेट लेने की। तो ये पिच ही इस तरह की डेवलप हुई हुई थी कि ये स्लो पिच थी। जहां तक आप कह रही हैं क्रिटिसिज्म किस पे नहीं होता, यू हैव टू हैव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। देखें जब आप जाएंगे और आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो हर किसी पे क्रिटिसिज्म होगा। बाबर आजम ने कितना क्रिटिसिज्म देखा है, और बाबर आजम के ऊपर आगे और क्रिटिसिज्म आ रहा है। काफी सारे लोग जो हैं वो तो, मैं देख रहा था उस दिन, एस्ट्रोलॉजर्स आर सेइंग 2025 इज नॉट फॉर बाबर आजम, तो गुड लक बाबर आजम। लेकिन वही वाली बात है कि आपके पास जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्रिटिसिज्म तो आएगा, और आप कप्तान बने हुए हैं। कप्तान का मतलब ये होता है कि अपनी परफॉर्मेंस भी दे और साथ साथ जो है दूसरों की परफॉर्मेंस का भी जवाब दें आप। एब्सोल्युटली। तो जब आप खुद परफॉर्म नहीं करते तो फिर टीम भी परफॉर्म नहीं करती, तो एंकरिंग सपोर्ट जो होती है वो आप नहीं दे रहे टीम को, जो रिक्वायर्ड है फ्रॉम अ कैप्टन। इसका मतलब आप प्रेशर ठीक नहीं ले रहे, या फिर यू डोंट रियली केयर, जो कि एटीट्यूड से लगता है कभी कभी शान मसूद के, यार मतलब जो भी हैं ये लोग सवाल पूछते रहते हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता अपने क्रिकेट पे। बात ये उनको इसलिए लेकर आए थे टेस्ट साइड के अंदर शुरू में क्योंकि ही वाज वेरी गुड प्लेइंग एट इंग्लैंड। हमने पाकिस्तान में तो सही तरह से परफॉर्म ही नहीं किया अरमला, हम लोगों ने आज तक पिच अपनी इस हिसाब से क्यूरेट ही नहीं की। मेरी बात सुनिए, ऐसे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो पिच की हम बार बार बात कर रहे हैं, कल भी मैंने अपने एनालिस्ट से सवाल किया था कि हमें लगा कि हमने सिर्फ बॉलिंग करनी है और हमने इस पिच पे बैटिंग नहीं करनी, क्योंकि या तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वेंट रॉन्ग। देखिए हमेशा कहा जाता है, कहावत है कि वी प्ले ऑन आवर की स्ट्रेंथ्स, तो आपके पास सिर्फ की स्ट्रेंथ के अंदर बॉलिंग रह गई है, और बॉलिंग में भी क्या स्पिन बॉलिंग रह गई है सिर्फ, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स जो है अब इतने लैंकी हो चुके हैं और इतना उनको स्ट्रेस हो जाता है कि यार मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खराब हो जाऊंगा, खुदा ना खास्ता वाइड बॉल प्ले नहीं कर सकूंगा, तो मैं लॉन्ग हॉल बॉलिंग नहीं कराऊंगा। जान लगती है, जोर लगता है। कायदे आजम ट्रॉफी खेलते हैं जो लोग, उनको पता होगा। यहाँ पे तो टीम के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हो जाते हैं जिन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी कभी भी नहीं खेली। यू आर सो राइट। अब ये जो वाइट बॉल की आप बात करें, अच्छा ऐसे ना मसला ये है कि हमने जब अपनी इस टीम मुख्तलिफ जो 50 ओवर्स वाली हमारी है, और फिर हम T20 देख रहे हैं और टेस्ट मैच देख रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम एक प्लेयर को हर जगह यूटिलाइज कर लें, और हमें फॉर्मेट्स में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। आई गेस कि हमने एक प्लेयर को, जो टेस्ट मैचेस हैं जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा खेले नहीं हैं इस फॉर्मेट के मैचेस, और जिसकी वजह से उनका स्टेमिना हो, फिटनेस हो, उसमें वो सारे प्लेयर्स बहुत स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आते हैं। इसका एक फैक्टर आप समझते हैं ये भी है कि हम टेस्ट सीरीज़ या इस तरह के टेस्ट मैचेस बहुत कम खेल रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने मैचेस कम खेले हुए हैं। मैं एक और शो पे बात कर रहा था, उसमें जो हमारे साथ एक और एनालिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने बात ये की कि यार जो पहले जज करते थे ना टेस्ट बॉलर का या इवन वनडे इंटरनेशनल के बॉलर का, और स्पेशली फास्ट बॉलर का, वो ये होता था कि यार इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी बॉलिंग कराई है, जितनी ज्यादा बॉलिंग कराई है उसने उतनी ज्यादा बेहतर बॉलिंग करेगा। अब क्या होता है, इसको रेस्ट करा दो वरना इसको इंजरी निकल आएगी, और फिर ये हमारे दूसरे फॉर्मेट में नहीं खेल सकेगा। और वो प्लेयर खुद भी कह रहा होता है हाँ मुझे रेस्ट करा दो क्योंकि मैं T20s के लिए अवेलेबल नहीं हूंगा। T20 द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम, द हाईली पेड फॉर्मेट, 4 ओवर कराने हैं आपको, ठीक है। तो आपने ODIs जब आप देखते हैं वनडे इंटरनेशनल्स के अंदर, हमारी टीम जो है इस तरह की हो चुकी है, अकस्टम्ड हो चुकी है कि हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं कदरे T20s से, क्योंकि हम लोग बाकी टीमों से स्लो हो चुके हैं T20s के रन रेट के हिसाब से।
वो रन रेट अब हमारा सूट करता है वनडे इंटरनेशनल्स में, लेकिन जो हमारा कुकी क्रम्बलिंग इफेक्ट है, एक विकेट जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है, चौथी जाती है, और बस वो अगर मैंने कोई मैंने एक टर्म एंकर इस्तेमाल कर की जाए ना, बैटर खिजा तो के ठीक है, पत्तों की तरह झड़े होते हैं हम। बस खिजा बहुत देर से आ गई, वो लंबी जिस हो तरह गई है खिजा हमारी। बहुत लंबी हो गई है। और मोहम्मद रिजवान जिस तरह कहता है ना, समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लर्न, भाई अब अनलर्न करने का टाइम है, वाओ, वेरी सब भूल जाओ, इंटरेस्टिंग, जीरो अनलर्न से करने स्टार्ट का करो। टाइम ठीक है, थैंक यू वेरी मच एहसन, बहुत शुक्रिया आपका। एहसन थैंक यू। हक्कानी हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद थे जी। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया, सीरीज़ बराबर हो गई, लेकिन परफॉर्मेंस पे बहुत सारे सवालात हैं जो अभी उठ रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी उठेंगे, बट स्टिल जी वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर एक बायलैटरल सीरीज़ है, उसके साथ साथ फिर हमारे लिए और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आ रहे हैं, PSL आ रहा है, देखते हैं, अल्लाह करे कि हम इस क्रिकेटिंग सारे जो हैपनिंग है इसको उसी तरह से सेलिब्रेट करें और अच्छे अंदाज में करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साद सिद्दीकी, जो कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी हैं, टेक एक्सपर्ट हैं। साद जी ई लर्निंग के शोबे में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं जो कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स को जो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा AI की तालीम फराहम करना हो या दीगर जो स्किल्स हों वो भी उसकी तालीम फराहम कर रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जनाब ये जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन करके अपने स्टूडेंट्स को सऊदी अरब हो, मशरिक़ वस्ता हो, इसके अलावा दीगर जगह हों, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं। और उनकी खदमात के इतराफ़ में जी उनको एक अवार्ड भी मिला है रूस के अंदर, और ये अवार्ड क्या था इस पे भी हम उनसे बात करेंगे और उनके इस प्लेटफॉर्म के हवाले से भी जानेंगे। कल इनफैक्ट जब हम बात कर रहे थे AI के हवाले से, और हम ये कह रहे थे कि जी लोगों को इसकी अवेयरनेस और जो एजुकेशन है वो देना बड़ा ज़रूरी है, तो साथ से आज हमारी बात होगी तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह की अवेयरनेस और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स के लिए क्रिएट करना। साथ थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से बताएं, क्या आप ये कब से रन कर रहे हैं, क्या क्या जो आप इससे यंगस्टर्स को क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम साद सिद्दीकी है और मैं पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म एडवर्सिटी का बानी हूँ। हम लोग पिछले 3 साल से पाकिस्तानी यूथ को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ट्रेन कर रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मतलब ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, और वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी नेशन उसको बड़े सीरियसली ऑप्ट नहीं करते। सो हम उन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं ताकि जहाँ पर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम उसको कंट्रोल कर सकें। बिकॉज अभी अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नैस्डैक जैसे रिसर्च इदारों के स्टैट्स देखें तो वो कहते हैं कि $100 ट्रिलियन की इंडस्ट्री जो है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वो रीचेबल ही नहीं है बिकॉज उसके अंदर काम करने वाले लोग ही मौजूद नहीं है। सो ये हमारा मिशन था कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकें, इनेबल कर सकें, उनको इक्विप कर सकें ताकि वो अपने करियर्स लॉन्च कर सकें अक्रॉस द वर्ल्ड व्हाइल सिटिंग एट देयर होम्स। अच्छा साथ, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है और दुनिया भर में इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं उनका बड़ा स्कोप है और लोग इस पे ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम के हवाले से बड़े ज़बरदस्त इन जो अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद उस तरह से इसको सीरियसली आप समझते हैं नहीं ले रहे, या हमारे यहाँ अवेयरनेस या एजुकेशन का फकदान है, या लोगों को पता नहीं है कि फ्यूचर में हमें ये चीज़ें कितनी हेल्पफुल होंगी, चाहे वो AI है या दीगर हम चीज़ों की बात कर रहे हैं। जी देखें, कोई भी चीज़ जब आती है एज अ टेक्नोलॉजी, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या हम ब्लॉकचेन की बात करें या हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, सो इसकी स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन या स्ट्रेटजी डेवलपमेंट होना बड़े ज़रूरी होता है। एक बड़ा ज़रूरी अमल होता है कि जिससे आपकी यूथ जो होती है, आपकी जो नेशन होती है, उसको एक डायरेक्शन मिल सकती है, उसको एक फ्रेमवर्क मिलता है, उसको एक रोड मैप मिलता है कि उन्होंने नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में कहाँ पर जाना है। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं वो एक 10 साल का, 5 साल के विजन के तहत चलते हैं, लेकिन आई थिंक उस तरह के विजन का फिलहाल फुकदान है पाकिस्तान के अंदर। बट वी होप कि हमारे भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे कि जहाँ पर इन
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की एजुकेशन को फ्रॉम डे वन, जब बच्चा अपने प्राइमरी लेवल की या सेकेंडरी लेवल की क्लासेस में होता है, एजुकेशन ले रहा होता है, उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसको हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आई थिंक हमें उससे सीखना भी चाहिए, बिकॉज इंडिया के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो ब्लॉकचेन की एजुकेशन है, वो मैट्रिक और ओ लेवल्स और ए लेवल्स अगर एक बच्चा कर रहा होता है, जब वो उन क्लासेस में होता है, तो उसको तभी से ही प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दिए जाते हैं। और आई थिंक 2016-2017 में इंडिया ने ये इनिशिएटिव ले लिया था। तो आई थिंक हम अगर इस तरह से चले, हम थोड़ा सा स्लो है लेकिन हम लेट नहीं है। तो नाउ इज द राइट टाइम कि हम इस चीज़ के अंदर काम कर सकें और अपनी यूथ को एनेबल कर सकें और इस काबिल बना सकें कि वो इन डोमेन्स के अंदर, पब्लिक डोमेन्स के अंदर काम कर सकें। साथ आपने भी बात की स्टेट पॉलिसीज़ के हवाले से। मैं थोड़ा सा इस हवाले से भी मज़ीद आपसे एलेबोरेशन चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ को लेकर डू यू थिंक कि वी हैव द राइट पॉलिसीज़, अगर हैं तो, और क्या उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो क्या फैक्टर्स हैं? एंड सेकेंडली, जब आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स या मुख्तलिफ लोग जो हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करते हैं, हम पिछले कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस दे फेस। पॉलिसी रिगार्डिंग हो सकते हैं या वैसे ही फैसिलिटेशन के हवाले से हो सकते हैं, थोड़ा सा उनको भी हाईलाइट करें। जी, सो आई थिंक गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं पॉलिसीज बनाने की। पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स ने भी कोशिश की। अब की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल भी सेटअप किया, जिसका मैं खुद भी पार्ट हूँ। और उन्होंने यंगस्टर्स लिए हैं पूरे पाकिस्तान से, ताकि वो जो यंग लोगों के दिमाग के अंदर स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, वो उभार के लेके आ सकें, वो बाहर निकाल के लेकर आ सकें और उसके थ्रू स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हो। सो आई थिंक जब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कंट्रोल यूथ के पास दिया जाएगा, जो आपकी नई आने वाली जनरेशन है, जिसको समझ है इस चीज़ की, जो इस तरह से सोचती है, तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी। बट स्टिल पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग लैक कर रहे हैं। लेकिन आई होप कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हम कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, बिकॉज हम अगर अपने आप को कंपेयर करें 2020 और 2021 के पाकिस्तान से, सो वी आर और जो कोविड चल रहा था, तो हम कोविड के बाद बिल्कुल ही शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह कोविड ने चेंज किया था बिल्कुल ही एक ऑफलाइन सिस्टम से, एक ऑफलाइन इकोनॉमी से दुनिया को एक ऑनलाइन इकोनॉमी के ऊपर, तो आगे चल के इंशाल्लाह 5 से 10 सालों में आने वाले इंशाल्लाह ब्राइट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, बिकॉज यूथ इज देयर। यूथ को पता है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है, किस फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना है, किस रोड मैप के ऊपर काम करना है। थोड़ी सी यस एंटरप्रेन्योर्स को एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली पॉलिसी होनी चाहिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहता हूँ कि थोड़े से एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेशन दें, ताकि वो इस रोड मैप के ऊपर जा सकें, इस ट्रैक के ऊपर चढ़ सकें कि वो बिजनेसेस बनाए, चाहे छोटे बिजनेसेस बनाए, चाहे टेक्नोलॉजी बिजनेसेस बनाए, लेकिन बनाए ताकि वो काम कर सके। इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा मसला एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है। सो आई थिंक गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन डोमेन्स के ऊपर काम कर सकती है कि वो पैसा फराहम करे, वो आसान कर्जे फराहम करे, ताकि एंटरप्रेन्योर्स काम कर सकें, इनोवेशन कर सकें। अच्छा साथ ये आप ठीक है, आई अग्री के मज़ीद फ्रेंडली होनी चाहिए पॉलिसीज़। अच्छा, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ हम बहुत सारी चीज़ों का, जिस पे हम कल भी इनफैक्ट हमारे शो में बात कर रहे थे, कि हमारे यहाँ जहाँ पे पॉजिटिव काम भी हो रहा है इस सोशल मीडिया पे, या हम मुख्तलिफ नई टेक्निक सीख रहे हैं, इवॉल्विंग जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो जो चीज़ें ऑप्ट की जा रही हैं, बट इसके ड्रॉबैक्स भी अपनी जगह मौजूद हैं। राइट वे में इसका इस्तेमाल होना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे लोग जहाँ पे अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, वहाँ पे फ़िल्टर होना या स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होना, इफ़ समथिंग इज़ बीइंग यूज्ड नेगेटिवली, वो कितना इम्पॉर्टेंट है? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, बिकॉज आजकल वो बड़े बूम के ऊपर है। सो आई थिंक एआई इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन टुडेज वर्ल्ड, जहां पर एआई आपके बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं, आपकी 24 घंटे के काम को 8 घंटों के अंदर लेकर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एआई का गलत यूज करें, तो एआई से ज्यादा डेंजरस चीज आई थिंक इस टाइम के ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे वो साइबर क्राइम्स के वाक़या हों या फेक
डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन की बात हो या कुछ भी हो, सो एआई से डेंजरस आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर भी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। आई थिंक कुछ इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने भी लेने की कोशिश की है, और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का फ्रेमवर्क है ये स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। रोज नई इनोवेशंस आ रही हैं, रोज कोई ना कोई नई डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती है, रोज नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। सो जैसे जैसे ये मेच्योर होती जाएगी, थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ जाती जाएंगी ये टेक्नोलॉजीज, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के ऊपर, इसके कंट्रोल के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, थेफ्ट के ऊपर काम किया जा सकता है। और ये इतना मुश्किल नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट, स्टेट का अपना इंटरेस्ट और सिक्योरिटी अलायंसेस का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर हम सिर्फ इसको स्ट्रेट अवे बैन नहीं कर सकते, हमें इसके इर्द गिर्द पॉलिसीज बनानी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो उसके थ्रू काम कर सकें। दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर इंटेंशन है या विल है तो इट कैन बी डन। अच्छा साथ इन द एंड अपने अवार्ड के हवाले से बताएं, जो आपको अवार्ड भी मिला, जो आपकी अचीवमेंट थी वो भी हमारे साथ शेयर करें। जी, जो मेरा अवार्ड है उसका नाम है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द ब्रिक्स एंड एससीओ कंट्रीज। सो ब्रिक्स और एससीओ जितनी भी कंट्रीज हैं, ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, उसका आई थिंक ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अवार्ड्स किए जाते हैं रशिया के अंदर। और इसको जो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो अकेडमी ऑफ यूथ डिप्लोमेसी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन रशिया है। और पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, और इसी तरह से मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए अप्लाई किया। और 5 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जिसमें बेस्ट डिप्लोमैट था, यंग रिसर्चर अवार्ड था, यंग साइंटिस्ट अवार्ड था, मीडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड था। उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, और उसके अंदर 2 ही कंपेटिटर्स थे, पाकिस्तान और इंडिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज वॉन दैट अवार्ड, और we are the officially the number 1 social entrepreneur of the year, in the BRICS and SCO countries. और I think this is a very bright message for the youth of Pakistan, क्योंकि Pakistani people are always behind something। तो ये बड़ा एक अच्छा चांस है कि एक बड़ा एक अच्छा हम फ्यूचर डिपिक्ट कर सकते हैं कि हमारी यूथ एक बड़े राइट डायरेक्शन में जाएगी इंशाल्लाह। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे जो नौजवान हैं डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, और जो काम आप कर रहे हैं यूथ को अब जो कह लें एम्पावर करने के लिए, और जो प्लेटफॉर्म आप चला रहे हैं, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। साथ गुफरान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे जी, और अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से, अपने काम के हवाले से हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुख्तलिफ खेल तो हमें दिखाई देते हैं जिन पे काम भी होता है, लेकिन अगर हम स्केट बोर्डिंग की बात करें तो ये एक ख़तरनाक खेल भी है। और ये खेल कब शुरू हुआ ये थोड़ा सा आपको बताते जाते हैं। और ये खेल 1960 की दिहाई में शुरू हुआ था, और अब ये सकाफ़ती तौर पे भी खेला जाता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्केट करने के लिए ट्रैक मौजूद है, जो कि बाग जिना लाहौर में मौजूद है। और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो जो बच्चे नौजवान यहाँ पर स्केटिंग कर रहे हैं उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं, उनसे गपशप करते हैं और पूछते हैं कि उनको स्केटिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ था, और कितनी दफ़ा वो गिर के दोबारा से खड़े होते हैं, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है वो भी लेते हैं। और देखते हैं कि यहाँ पर आया कोई सिखाने के लिए बच्चों को टीचर मौजूद है, बाकायदा तौर पे क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही, और हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ डिटेल में आज बात करते हैं स्केटिंग पे। अच्छा जी, अभी हमारे पास कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि यहाँ पर स्केटिंग तो कर रहे थे, लेकिन उनको कितना अरसा हो गया स्केटिंग करते हुए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप ये बताओ कि आपको कितना अरसा हो गया स्केटिंग करते हुए, और ये ख़तरनाक खेल समझा जाता है, क्या कहोगे? इसमें लाइक 2 years मैंने जब स्टार्ट किया था, हम लोग दोस्त वगैरह थे, यहाँ पे आया पार्क बन रहा था,
तो वी वर लाइक काइंड ऑफ अमेज्ड कि यार ये क्या सीन है, करना है हमने भी। पहले वीडियोस में ही देखा था और अब काफ़ी इंटरेस्ट फिर हमारा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ कि शुरू करते हैं। हमारे पास बोर्ड भी नहीं था, जाके हम दोनों बोर्ड लेके आए हैं। एक ही बोर्ड फिर हमने तकरीबन कोई 3-4 दोस्तों ने मिलके चलाया है और आहिस्ता आहिस्ता उसी पे हमने सीखा है। गिरे हैं, फिर सीखा है, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। मेरे फ्रैक्चर्स हुए हैं कई दफ़ा गिर गिर के, पर इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी। तो वीडियोस देख देख के क्या ख्याल आया कि अच्छा स्केटिंग ही सीखनी है? आपने बाकी खेल भी तो देखे होंगे ना, मैचेस। और अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट कॉमन खेल समझा जाता है, तो क्या कहेंगे? क्रिकेट सब देखते भी हैं, उसको पसंद भी करते हैं, फिर आपने स्केटिंग ही क्यों चूज़ की? अपेरेंटली स्केटिंग जो है इट्स नॉट जस्ट अ गेम, यहाँ पे एक हमारा कनेक्शन है, हमारी एक कम्युनिटी है, कनेक्शन है, और एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे ये चीज़ है। जो हमारा इस पार्क से बॉन्ड है, जो हमारा आपस में कम्युनिटी का बॉन्ड है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। तो लाइक हम यहाँ पे आते हैं, सिर्फ स्केट नहीं करते, हमारा हल्ला गुल्ला भी होता है, मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड देयर अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़, साथ साथ सीखते हैं। और अगर कोई दोस्त कर रहा है उसको देख के हम मोटिवेट हो रहे हैं, फिर गिरने से डर नहीं लगता। फिर उस टाइम पे शुरू में डर लग रहा होता है, लेकिन जब एक दोस्त कर रहा है साथ, हम उसको देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, हम खुद भी वो चीज़ ट्राई करेंगे दोबारा। अच्छा, ये बताएं किससे सीखी थी? आपने बताया थोड़ा कि खुद ही सीखी, तो आया ये क्योंकि पार्क गवर्नमेंट की जानिब से बनाया गया, तो गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पे कोई ट्यूटर या टीचर, कोई उस्ताद आता हो जो आपको गाइड करता हो कि ऐसे नहीं, ऐसे आपने स्केटिंग शुरू करनी है, या फिर ये ट्रिक्स हैं? अच्छा, अपेरेंटली गवर्नमेंट से ये इजाज़त ली गई थी इस पार्क को बनाने की। हमारे फाउंडर हैं शेहान भाई, उन्होंने ये स्केट पार्क बनवाया है पूरा, एंड उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं इस पार्क के पीछे। तो अपेरेंटली वही आते थे, उन्होंने उनके साथ क्या कहते हैं, अब्रॉड से डिफरेंट और कम्युनिटीज़ थी स्केटबोर्डिंग की, ये सैटरडेज़ और वंडर्स अराउंड द वर्ल्ड स्केटबोर्डिंग की कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने पार्क बनवाया। और वो लोग थे लाइक फॉरेनर्स थे, वो आके सिखाते थे। शाहान भाई ने बहुत हेल्प की है। अपेरेंटली ये पार्क के फाउंडर भी वही हैं और उनकी मेहनत की वजह से ही बनी है ये चीज़ सारी। ये आपने बोर्ड कहाँ से मंगवाया था? आप बता रहे थे कि आपने दोस्तों के साथ मिलकर मंगवाया, तो पाकिस्तान से लिया या फिर आउट ऑफ कंट्री से मंगवाया? अपेरेंटली ये वाला बोर्ड अब्रॉड से ही है, और पहला बोर्ड जो हमने लिया था वो अपोलो से लिया था, लेकिन अब वो लोग बोर्ड्स नहीं बनाते हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह हैं, वहाँ से बोर्ड्स मिलते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में आपको बोर्ड्स नहीं मिलेंगे, अपेरेंटली बाहर से ही मिलते हैं। और उसके अलावा मोस्टली यहाँ पे जो बोर्ड्स चला रहे हैं बच्चे, और जो हमारे पास भी बोर्ड हैं, वो डोनेटेड बोर्ड्स हैं, जो बाहर से डिफरेंट फॉरेनर्स वगैरह डोनेट करते हैं। उधर स्केट कम्युनिटीज़ जो अब्रॉड की हैं वो डोनेट करती हैं। राउंड अबाउट क्या इसकी एक एस्टिमेट प्राइस क्या होती है? एस्टिमेट प्राइस इज़ लाइक, अगर तो आप न्यू में जाते हो तो न्यू में इज़ लाइक 60-70 इस तरह 1000 में, और अगर बिल्कुल बेसिक में अगर आप यूज़ में देखना चाह रहे हो तो आपको 5-10-15 इस तरह की रेंज में मिल जाता है। कुछ और भी यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, ये बताओ कि आपने कहाँ से सीखा और कितने साल हो गए हैं आपको स्केटिंग करते हुए? मुझे 2 साल हो गए हैं स्केटिंग करते हुए, और मैंने यहाँ पे ही सीखा है। जो सिखाने वाला था, कुछ मिल रहा था उनसे सीखा है, बाकी इंटरनेट है तो उससे सीख रहे हैं। कितनी चोटें लगी आपको? अनगिनत, गिरते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गिरे हैं। अच्छा, मतलब जो मैंने नौजवान देखे हैं वो ज़्यादातर क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो अपने फारिग टाइम में क्रिकेट खेलते हैं या फिर हॉकी खेल ली जाती है, बैडमिंटन खेल लिया जाता है। आप स्केटिंग करते हुए हमें यहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ से शौक़ पैदा हो गया था? मुझे ऐसा लगता है कि स्केटिंग एक आर्ट है जो बहुत ज़ीरो से शुरू करता है इंसान को, और गिर गिर के वो इंसान की कह लें अपनी औकात दिखा देता है। और इसीलिए ये गेम जो है बहुत रॉ है, बहुत बेहतर है बाकी गेम से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये इंसान को बिल्कुल इंसान बना के चलता है, और ये बताता है कि भाई गिरना है तो उठना है, गिरना है तो उठना है, गिरना है तो उठना है, वरना गिर के ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जी ऐसे ही है, फ़लसफ़ी अंदाज हो गया फिर ये तो। एग्जैक्टली। ये बताओ कि कभी रोड पे लेके स्केटबोर्ड निकले हो और फिर गाड़ियों के दरमियान से गुजरते हो, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे ऐसे करते हैं? हम लोग करते हैं ये हरकतें, लेकिन सेफ़ रह के उसको मैं डॉक्यूमेंट करके अपने पोस्ट भी कर रहा हूँ ATCR के नाम से। बाकी कोशिश जारी है इस पर बेहतर होने की, इंशाल्लाह। आप ये बताओ कि हुकूमत से क्या कहना चाहोगे, और क्या कहोगे हुकूमत को कि कुछ होना चाहिए बच्चों को इनकरेज करने के लिए? यहाँ पे हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो स्केटबोर्ड्स की है, स्पेशली वो इक्विपमेंट का है।
हमारे पास स्पेशल जो अच्छे गियर्स हैं वो नहीं हैं स्केट बोर्डिंग के लिए, हमारे पास बोर्ड्स अच्छे नहीं हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो डोनेटेड होती हैं मोस्टली, या फिर क्या कहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर से मंगवाते हैं। और शॉर्ट के ये गेम ना सिर्फ शौक के लिए है बल्कि ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंसिव भी है। गवर्नमेंट को स्केट बोर्डिंग की तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए, ना सिर्फ उनको टीचर्स इस पार्क में क्लासेस प्रॉपर तरीके से लें, वो टीचर्स आया करें जो प्रॉपर तरीके से क्लासेस यहाँ पर लें, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी चाहिए कि स्केट बोर्ड भी पाकिस्तान में बनने चाहिए ताकि जो इसके शौकीन अफराद हैं उनके लिए आसानी हो जाए और वो अपने ही मुल्क से जो स्केट बोर्ड्स हैं वो ख़रीद सकें। स्केटिंग ना सिर्फ जो लड़के हैं वो सीख रहे हैं और कर रहे हैं, बल्कि हमें अगर लड़कियों की बात करें तो वो भी हमें स्केटिंग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बूट्स पहने हुए हैं क्योंकि ना सिर्फ स्केट बोर्ड पे स्केटिंग की जाती है बल्कि शूज़ पहन कर भी व्हील्स के साथ की जाती है। तो बेटा कहाँ से शौक़ पैदा हुआ, क्या कहोगे, कितनी देर हो गई है कर रहे हो आप स्केटिंग? तो मुझे 1 साल हो चुका है क्योंकि मैं जब पापा के साथ यहाँ पे वॉक करने आती थी तो मुझे वहाँ से शौक़ पैदा हुआ बच्चों को देख के कि मैं अभी कुछ नया सीखूँ, इसलिए मैंने फिर अपने पापा को कहा तो फिर पापा ने मुझे ये बाय करके दिए और फिर मैं यहाँ पे सीखते आई जी। और लड़कियों में ये इनकरेज होनी चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप किसी काम में पीछे नहीं हैं। सर ये बताइएगा, बेटी को लेके आ जाते हैं लोग तो कहते हैं कि बेटियां घर में रहें, खानादारी करें, घरदारी करें, वो सीखें, घरदारी सीखें, खाना शाना सीख लें, और आपने बच्ची को अपनी स्केटिंग सिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो इसलिए सिखा रहा हूँ मैं कि मेरी बच्ची को आगे नई दुनिया देखनी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टडी में भी सबसे अव्वल आती है और मैं खुद क्या चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे आगे से आगे निकलें। बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और कुछ हट की एक्टिविटी है कि ना सिर्फ लड़के स्केटिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं बल्कि लड़कियाँ भी यहाँ पर इंजॉय करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी स्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उनको यहाँ पार्क में लेकर आए हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो पेरेंट्स से ही बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा कि अपने बच्चों को लेके आए हैं स्केटिंग के लिए, तो ये स्केटिंग का शौक़ उनको कैसे पैदा हुआ? उसकी रीज़न ये है कि पहले तो ये इंटरनेट वगैरह तो इतना था नहीं, अब बच्चों की रेंज में भी है तो वो देखते हैं ये सारी चीज़ें वीडियोस में इधर उधर, तो फिर इनको शौक़ पैदा होता है इस चीज़ का, तो वो कहते हैं हमें सिखाओ। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सारा कुछ है लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ बेटा कि आप अभी यहाँ पर स्केटिंग सीख रहे थे, क्या बैट बॉल नहीं पसंद है खेलना? नहीं। क्यों? स्केटिंग ज़्यादा अच्छी। स्केटिंग कहाँ आपने देखा कि आप फिर कहाँ से आपको शौक़ पैदा हुआ कि आपने स्केटिंग करनी है? मोबाइल, इंटरनेट से देखा? तो आप कितनी सीख लिया ये बताओ? थोड़ी सी सीखी है, ये भी बताओ। अच्छा ये छोटी सी बच्ची ने सिखाई है, इसको भी हम अभी देख रहे थे कि यहाँ पर स्केटिंग कर रही थी। ये बताओ बेटा कहाँ से सीखी है? मैंने भी खुद ही सीखी है। किसके साथ आते हो यहाँ पे? मम्मा के साथ आते हैं। तो चोट लगती है कि नहीं लगती? अब नहीं, अब चोट नहीं लगती है? नहीं, हम लोग मोटा पजामा पहन के आते हैं ना। अच्छा जी, उन्होंने नीचे से जो ट्राउजर्स हैं वो भी पहने होते हैं ताकि उनको चोट ना लगे। अच्छा भाई ये भी खेल रहा हो और उसका भी दिल कर रहा है कि वो भी कैमरे में आए। ये बताओ कि आपने किससे सीखी है भाई? मैंने मेरी मम्मा से सीखी है। मम्मा से सीखी है? किसके साथ आते हो? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ आते हैं। तो ये बताओ आपको कितनी दफ़ा चोट लगी? मैं एक ही बार सीख गया था चोट, एक बार चोट लगी, एक ही बार सीख गया था। एक ही दफ़ा चोट लगी और एक ही दफ़ा सीख गया। ये बताओ कि बैट बॉल भी खेलते हो? जी बैट बॉल भी खेलते हो। ज़्यादा क्या पसंद है, स्केटिंग पसंद है या फिर बैट बॉल? दोनों ही ज़्यादा पसंद है। दोनों ही ज़्यादा पसंद है। तो आप किस टाइम यहाँ पे आते हो? स्कूल नहीं जाते क्या? जाते हैं, जब छुट्टी होती है स्कूल से। फ्राइडे को भी आते हैं, सैटरडे को भी आते हैं, संडे को भी। अच्छा जी, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन आना होता है। ये बताओ कि कभी मम्मा से जिद की हो कि स्कूल नहीं जाना और सिर्फ स्केटिंग के लिए जाना है? नहीं, ऐसा नहीं किया। पहले स्टडीज करते हो, स्कूल से वापस आके फिर आते हो? जी, स्कूल से वापस आके फिर बच्चे यहाँ पर स्केटिंग के लिए आते हैं जनाब। तो ये हुकूमत की जानिब से ट्रैक बना दिया गया है, लेकिन बच्चों के लिए ट्रेनर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है। फ़िलहाल नाजरीन हमें इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते हम हुकूमत से ये अपील करना चाहेंगे
कि ये जो स्केटिंग पहला स्केटिंग ट्रैक जो कि पूरे पाकिस्तान में बनाया गया है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको इकदाम करने की कोई ना कोई ज़रूरत है, ताकि जो बच्चे इस तरह से स्केटिंग सीखना चाहते हैं उनको कोई अच्छा अगर हम कह लें कि वो तमाम चीज़ें तमाम एक ट्रैक तो बना दिया गया लेकिन उसको लावारिस छोड़ दिया गया है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें ताकि बच्चों की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए, उनको सिखाने वाला कोई ट्रेनर भी यहाँ पर आ जाए। तो हमें फ़िलहाल के लिए इजाज़त है, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आज हम बड़ी अजीबोगरीब सा एक टॉपिक इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आए रोज़ जिन मसाइल पे हम बार बार बात करते हैं, कल उसका हमने एक अमली नमूना भी देखा। अगर आप सुबह मंडी जाएं और आप हैरान हो देखकर इस बात पर कि एक किसान अपनी मेहनत की उगाई हुई गोभी जो है वो मुफ्त में तकसीम कर रहा हो, तो आपको बहुत हैरत होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच बात है। और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं नारोवाल के हैं, जिसमें एक किसान को जी अपनी गोभी के लिए 2 से 5 रुपये फ़ी किलो की कीमत मिली, और जो कि उसके अखराजात पूरे नहीं कर सकती थी, और बड़ा डिसअपॉइंट या दिल बर्दाश्ता होकर उसने अपनी मेहनत के 50 मन गोभी मुफ्त तकसीम कर दी। अब किसानों की ये हालत क्यों है, हम इस पे बार बार बात करते हैं, हम एहतजाज भी देखते हैं, धरने भी देखते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में मसला है कहाँ पर? हुकूमती पॉलिसीज़ में मसला है, आड़ती एक मसला है, मिडल मैन जिसकी हम बात करते हैं वो फैक्टर वो वाला इन्वॉल्व है। इस वाक़े ने बहुत सारे सवालात को भी जन्म दिया है कि एक किसान कितनी मेहनत और कितने लंबे प्रोसेस से गुजर कर मंडी तक उसकी अगर कोई सब्ज़ी या कोई ऐसी चीज़ आ रही है और उसको वहाँ पर मुफ्त में बांटनी पड़े क्योंकि कीमत इतनी कम मिली हो, जो उसके अखराजात पूरी ना कर सकी हो, तो ये कितना बड़ा फ्लॉ है हमारे ओवरऑल एक सिस्टम का, जिस सिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हम सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहे, हम दीगर लोगों की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ जी मलिक खालिद खोकर साहब मौजूद हैं, सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक वाक़या है जो कि आज हमने देख लिया, ऐसे कई वाक़यात होते होंगे जो शायद रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे, और हम एहतजाज धरने बात करते हैं, मसाइल का हल करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या इशूज़ हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है पर हुए नहीं अभी तक? देखिए, पाकिस्तान में ना जब से मैं देख रहा हूँ, मैंने 92 से काश्तकारी शुरू की है, किसी भी हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत नहीं है। अगर ज़राअत नहीं है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि आपकी टोटल जो इस वक्त दारोमदार है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। एब्सोल्युटली। अभी आप पिछले साल देख लें कि आपको सिर्फ ग्रोथ मिली है एग्रीकल्चर में, ना आपको IT में मिली ना इंडस्ट्री में मिली। एग्रीकल्चर में 6.5 ग्रोथ आई, लेकिन ये जो साल गुजर रहा है, पिछले साल तो हमने ग्रोथ दे दी, उसकी हमें सज़ा मिल रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा। हमारी गंदम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट निकाली थी वो 3410 रुपये थी। हुकूमत ने एक इनलीगल नोटिफिकेशन किया 8 अगस्त को, 2600 साढ़े 2600 रेट तय कर दिया मुख्तलिफ अजला का, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा अपना ज़ाती खर्च था वो 3410 रुपये फ़ी मन था। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल में जुल्म नहीं हो सकता। फिर दूसरा यह है कि हमारी तमाम फसलों का जो इंजन है वो गंदम है। गंदम बेहतर होगी, उसका रेट सही मिलेगा तो बाकी फसलों पे काश्तकार खर्च कर सकेगा। गंदम वाहिद है जो तकरीबन पाकिस्तान में 2.5 करोड़ एकड़ पे काश्त होती है। अब आपके सामने है कि कपास का हमें रेट नहीं मिला इस साल, बिल्कुल ही कपास का काश्तकार नुकसान में है, और वो सिर्फ काश्तकार नुकसान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान नुकसान में चला गया। आपकी टोटल एक्सपोर्ट का 65% जो एक्सपोर्ट है वो कॉटन है जी। मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी, हमारी प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10 लाख बेल। आज इंडिया चला गया 3 करोड़ 70 लाख बेल पे, और हम आ गए 52 लाख बेल के ऊपर। हम बहुत पीछे चले, हमने कॉटन बेल का हमने वज़न भी कम किया। अब जुल्म की हद देखें, ये तो अपने गोभी की मिसाल दी है ना, मैं आपको एक इससे बड़ी मिसाल देता हूँ। मैं पाकिस्तानी काश्तकार, मैं अपनी सीड कॉटन फुटी में बेचता हूँ, मेरे ऊपर फ़ी मन 2000 रुपये टैक्स है। मैं उसकी GST पे करता हूँ, उसके बिनोले पे, उसकी रुई पे जो मेरे ऊपर लोड होती है। अगर अमेरिकन काश्तकार की पाकिस्तान में आती है, या ब्राज़ील के काश्तकार की आती है, या किसी और मुल्क के काश्तकार की आती है, वो 100% टैक्स फ्री है। यानी हमारी हुकूमतें सहूलत किसको दे रही हैं? बाहर के काश्तकार को दे रही है। अपने काश्तकार का मौशी कत्ल हो रहा है इस वक्त। आज पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट हो रही है। एक
इस वक्त इस दफ़ा हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि हमें गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी, ना पिछले साल दी है ना इस साल, यानी कि तकरीबन 60 साल बाद ये तरीक़ेकार ख़त्म कर दिया गया जी, कि IMF से मुआहदा किया गया जी, कि IMF ने हुक्म दिया है कि सपोर्ट प्राइस ना दें, जबकि दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने काश्तकार को सपोर्ट प्राइस ना दे। अब हमसाया मुल्क इंडिया में ले लें, हमें तो सिर्फ एक फसल की सपोर्ट प्राइस मिलती थी गंदम की, इंडिया में तकरीबन इस वक्त 32 क्रॉप पे सपोर्ट प्राइस मिलती है, 32 क्रॉप पे सपोर्ट प्राइस मिलती है। फिर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कोविड-19 में पूरी दुनिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई और हमारी प्रोड्यूस का रेट भी बढ़ गया। अब दुनिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आ गई और प्रोड्यूस का रेट भी नीचे आ गया। पाकिस्तान में प्रोड्यूस का रेट बहुत नीचे आ गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ा दिया गया। इस साल एक हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई कि हमारा बिजली का रेट एग्रीकल्चर टैरिफ होता था इंडस्ट्री से हाफ से भी कम, यानी कि जब इंडस्ट्री का 19 रुपये यूनिट था, हमारा 7 रुपये यूनिट था। अब इस साल हमारा इंडस्ट्री से बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ट्रैक्टर पे GST लगा दी गई 14%, ज़रई आलात पे 18% GST है। अच्छा, अब मवाजना अगर करें, लेवल प्लेइंग फील्ड देखें अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो वो हमारे पास नहीं है जी। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलता है पाकिस्तानी रुपीज़ में 1000 रुपये का, 900 से 1000 रुपये का, हमें मिलता है 4500 रुपये का। इंडियन काश्तकार को DAP का बैग मिलता है पाकिस्तानी रुपीज़ में 4000 रुपये का, हमें मिलता है 12500 रुपये का। इंडियन काश्तकार को इंडियन पंजाब में बिजली फ्री है काश्तकार के लिए, हम बिल अदा नहीं कर सकते। यानी इस वक्त काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना उसके खेत के हालात अच्छे हैं, ना उसके बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की सेहत के हालात अच्छे हैं, ना उसका रहना सहना अच्छा है। आज काश्तकार के पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे काश्तकारों के जो स्कूल नहीं जा रहे, और 7 करोड़ हमारे देही अवाम ऐसी है जो सतह गुर्बत से नीचे चली गई है इस वक्त। यानी मैं उनके जज्बात का लफ्ज़ों में इहता करके नहीं बता सकता कि जब उस शख्स ने वो गोभी फेंकी है उसके अंदर जज्बात क्या होंगे उस वक्त, उसका यानी कि उसको वो लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता कि उस वक्त उसकी क्या हालत होगी, क्योंकि उसका सेम डे का जो खर्चा है वो कम अज़ कम 5 से 6 रुपये किलो तो है कि उसको हार्वेस्ट करके ट्रांसपोर्ट करके लेके आया होगा, लेकिन उसको वहाँ पे मिल रहा है 2 रुपये किलो। तो उस वक्त जब उसको उजरत ना मिले, उसकी मेहनत का सिला उसे ना मिले, दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को काश्त करने से 2 साल पहले पता होता है कि मैं 2 साल बाद ये चीज़ काश्त करूँगा, ये रेट मिलेगा। अभी इंडिया में इस वक्त आज से 4 माह पहले हमें 2024-25 की, हमने जो 24 में आप गंदम काश्त की या 25 में आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, हमारे पास कोई रेट नहीं है उसका, ना हुकूमत ने कोई रेट हमें देना है, फैसला कर लिया कोई रेट नहीं देना। जबकि इंडियन काश्तकार को जो इससे अगले साल 25-26 में जो उसने करनी है, 25 में काश्त करनी है और 26 में मिलेगी, वो हार्वेस्ट होनी है, उसका प्राइस अभी अनाउंस कर दिया गया है ताकि काश्तकार अपनी प्लानिंग कर ले, और उसे बता दिया गया है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होगी। दुनिया में 25 साल पॉलिसी आती है एग्रीकल्चर की, 25 साल पॉलिसी बनाते हैं कि 10 साल बाद हमें खाद कितनी चाहिए होगी, यूरिया कितनी चाहिए होगी, नाइट्रोफॉस कितनी चाहिए होगी, DAP कितनी चाहिए होगी, पोटाश कितनी चाहिए होगी, SSP कितनी, उसी हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। और हमारे यहाँ पता क्या प्लानिंग होती है खाद की, महीने की, बाज़ों का हफ्ते की, कि इसको गैस दे दें 1 हफ्ते के लिए दे दें, इसको 15 दिन के लिए दे दें, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। अच्छा, ये मैं आपके बिल्कुल समझ रही हूँ जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे खालिद साहब ये बताएं कि आप लोग, चूँकि आपकी एक तंजीम है, आप लोग काम करते हैं, आप लोग मुझे ये बताएं कि जो आपकी हुकूमत से नुमाइंदों से बात होती है, अगर होती है तो क्या होती है, क्योंकि ये मसाइल जो आप आज हमें बता रहे हैं उन्हें भी आपने कम्युनिकेट तो किए होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तमाम जो कमेटीज़ है ना एग्रीकल्चर के हवाले से, जी, कोई बोर्ड है या कमेटी, मैं उसका मेंबर हूँ जी। ठीक है। वहाँ जाके आज से 4-5 दिन पहले एक इस्लामाबाद मैरियट में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री ने करवाई है, मिनिस्टर भी थे, सेक्रेटरी भी थे, 4 सूबों के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे और 4 सूबों के सेक्रेटरी फूड थे। ठीक है। गंदम के ऊपर थी। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप हमें सपोर्ट प्राइस नहीं देना चाहते ना दे, फिर इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़े। ये ना हो कि एक तरफ से आप हमें प्राइस नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आके रेट कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी नहीं देखा जाता, जो टोटली इनलीगल है। यानी अगर उस IMF के मुआहदे को भी देखा जाए, उसकी भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि IMF तो उनको कह रहा है कि हर चीज को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दे। अच्छा, अब IMF क्यों कह रहा है जी? IMF नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कपास हो, क्योंकि हम इस वक्त आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका से कॉटन खरीदने वाला, सबसे ज्यादा हम खरीद कर रहे हैं, और वो हमें अपनी मंडी बना रहे हैं कि तमाम हर चीज़ वहाँ से लें। अब देखिए, मुझे जिस चीज़ का मुझे खौफ आ रहा है जी, वो ये है
आप सबको याद होगा कि आज से 2 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया, 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगी। मुझे डर है अब कि वो लाइनें 10-10 किलोमीटर पे ना आ जाएं, क्योंकि अगर काश्तकार को उसकी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा, उसको उसकी उजरत नहीं मिलेगी, उसकी प्रोड्यूस का रेट उसको नहीं मिलेगा, तो वो काश में कभी लाएगा, वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेगा, खादों का पूरा इस्तेमाल नहीं करेगा। तो क्या होगा अगर किसी वक्त में इंटरनेशनली अगर वो महंगी हो जाती है गंदम, जिस तरह पहले रही है, तो फिर क्या होगा? बाहर से आप कैसे इंपोर्ट करें? एक तरफ तो आपके पास डॉलर नहीं है, देखिए ना। फिर दूसरी जो सबसे हमारे लिए मसला है जी, हम देते हैं टोटल एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस आती है वो 20 से 25 हज़ार अरब की प्रोड्यूस है जी। उस पर इन्वेस्टमेंट क्या हुकूमत कर रही है? रिसर्च के ऊपर क्या? अच्छा, मेरा सवाल वहीं का वहीं है खालिद साहब, अगर आप मेरा पूरा सवाल ले लें। आपने ये मसाइल आप कह रहे हैं कि आप अभी कॉन्फ्रेंस में मैरियट में भी हुई, उसके अलावा भी आप मुख्तलिफ तंजीमों या बोर्ड ऑफ मेंबर्स में हैं, तो जब आप जाते हैं, इवन आप वज़ीर आला पंजाब हैं जो बहुत बात भी कर रही हैं इस हवाले से, आप गए हैं, क्या जवाब क्या आता है? मुझे जवाब बताएं। जी मैं उनसे भी मिला हूँ। ठीक है, जवाब बताएं अब आप मुझे। नहीं, मेरी जब गंदम का सीजन था मेरी उनसे मुलाकात हुई। ठीक है, मेरे साथ वादा किया गया कि हम 3-4 दिन में सोच के आपको बताएंगे। उसके बाद मुझे कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, मुझे ये हुआ कि जी हम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही और हमें ना मिली, और हमारे साथ ये हुआ कि हमें 1000 अरब रुपए का लॉस हुआ सिर्फ गंदम में। 1000 अरब का 32 मिलियन टन थी, हमें एवरेज रेट से जो हमारा रेट था उससे 1200 रुपये कम मिला, और वो 1000 अरब रुपया बनता है जो असल रेट से हमें कम मिला। उसका नुकसान क्या हुआ जी? मैं उसका नुकसान बता दूं आपको। मैंने पहले आपको अर्ज किया कि गंदम हमारा मेन इंजन है बाकी तमाम फसलों का। अगर रेट हमें वो नहीं मिला, हम नुकसान बर्दाश्त कर गए, लेकिन पाकिस्तान वो नुकसान अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह से आपकी एक साल में 40% कमी आ गई कॉटन की पैदावार में, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, वो इन्वेस्ट नहीं कर सका। आपकी 30% कमी आ गई चावल की फसल में, 30% कमी आ गई मक्की की फसल में, आपकी 50% तिल की फसल में कमी आ गई, पर एकड़ पैदावार में कमी आ गई, आम की फसल में आपकी 50% कमी आ गई। तो जो पिछले साल हमारी ग्रोथ 6.5 आई है, इस दफा ग्रोथ वो माइनस में है। अगर आपका ये मुआशी सिलसिला चला है इस साल, ना आपको इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं दी, आपको आईटी ने ग्रोथ नहीं दी, ग्रोथ तो दी सिर्फ एग्रीकल्चर ने, और एग्रीकल्चर को आके दबा दिया गया बिल्कुल ही। इस वक्त मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि काश्तकार तो बहुत परेशान है इस वक्त, उसको गन्ने का रेट नहीं मिला। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि काश्तकार, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, आप कह रहे हैं कि परेशानी है और हमें नज़र भी आ रही है। ये एक एग्जांपल जिसकी हमने बात की है। आज जब आपने भी इंडिया की एग्जांपल दी, इंडिया के अंदर भी इस तरह के मसाइल हुए और किसानों ने एहतजाज धरने दिए, बॉर्डर पे बैठे, 1 साल बैठे रहे, मोदी सरकार को बिलाखिर एक्शन लेना पड़ा। आप लोगों, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग धरने दे दें या एहतजाज शुरू कर दें, बट माय पॉइंट इज कि ये जो इत्तेफाक है या बातचीत है, इकट्ठे होने से ज़ाहिर मसाइल का हल निकलता है। आपने बहुत खूबसूरत बात की। अब इंडिया और मैं पाकिस्तान में फ़र्क बताता हूँ। इंडियन काश्तकार ने जो एहतजाज किया है, पूरी कम्युनिटी उसके साथ थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप सुन के हैरान होंगी, क्योंकि मेरा वहाँ पे रब्ता रहा है, कुछ लोग वहाँ से मुझे बताते थे, नर्सों ने उनको खाना दिया 3 दिन, डॉक्टर्स ने दिया, इंजीनियर्स ने दिया, ताजरों ने दिया, दुकानदारों ने दिया, वकला ने दिया, तमाम मकातब फ़िक्र ने उनका साथ दिया। और वो 9 महीने जो उनका एहतजाज था, 1 मिनट उनको खाना लेट नहीं हुआ उनका। पाकिस्तान में हमने जितने भी एहतजाज किए हैं, हमें आज तक एक गिलास पानी कहीं से नहीं मिला। जो कम्युनिटी जिनको हम दिन रात उगा के, मैं काश्तकार के साल के 365 दिन वो काम करता है। आप यकीन करें कि जो एक खातून है, वो जब आके अपनी धांज की वो मुंजी लगाती है, वो एक ऐसा अमल है कि मैं उसको उसकी उजरत नहीं दे सकता। गर्म पानी में खड़े होकर जब वो लगाती है, हम उसको उसकी उजरत नहीं दे सकते। एक काश्तकार जब रात को सर्दी की रातों में पानी लगाता है और सुबह दोपहर आपके सामने आपकी मेज पे हर चीज आई होती है, उसको सिला क्या मिल रहा है? उसको पाकिस्तान जो इंसान तक तस्लीम नहीं किया जा रहा। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ कि आपने, ठीक है। अच्छा, मुझे ये यहाँ पर जानना है कि आपने इंडिया की एग्जांपल दी कि वहाँ पर डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, वकला ने, सब ने किया, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी तो कैटेगरीज है ना। एक मिडिल क्लास किसान है, एक एग्रीकल्चर जाइंट्स हैं जो बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं। तो आप लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं करते? आपकी तंजीम है, आप मुख्तलिफ कम्युनिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लेकिन अभी आप नारोवाल वाले जिसकी हमने एग्जांपल दी है, इसकी किसी ने दादरसी की या इससे किसी ने रब्ता किया? देखिए, मैंने उससे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स का मुझे नंबर ना मिला। मैंने वहाँ मंडी में भी रब्ता किया है, मैंने नारोवाल मंडी में भी रब्ता किया है।
लेकिन उस मुतलका शख्स का मुझे फ़ोन नंबर नहीं मिल सका, मेरा खुद दिल कर रहा था चले उससे मैं आपका एक काम आसान करती हूँ, मैं अपनी टीम से कहती हूँ आप इनको नंबर ढूंढ ठीक के है ना। दें। अच्छा, मैंने उससे रब्ता करने, मैं उसके जज्बात देखना चाहता, उसके जज्बात क्या हैं, और यकीनन वो अपने जज्बात का, जिस तरह टीवी पे मैंने देखा उसने फेंक के जो अपने जज्बात का उसने अहाता किया है, वो गोभी फेंक के, बिल्कुल ठीक है, वो पूरे मुल्क के इस सिस्टम के मुंह पे तमाचा है। वो बिल्कुल ठीक है, उसने पूरे सिस्टम के मुंह पे तमाचा मारा है। और इस सिस्टम में आप और मैं भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं, हम सब शामिल हैं, हुकूमत है, रियासत है, हम सब शामिल हैं। देखिए ना, मैं आपको अर्ज करूं कि हमारी इस वक्त ना पूरी, हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, नंबर 2 पे बॉर्डर सिक्योरिटी है। आज ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो खित्ता दिया है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। अब आप ये देखें, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी इलाका हमारा कराची से लेकर पेशावर तक है हमारे पास, जंगलात हमारे पास हैं, थर हमारे पास है, रोही हमारे पास है, रेगिस्तान हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है। फिर अगर हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो हम ये हमारे लिए बायस शर्म नहीं है। मेरा सवाल खालिद साहब, मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है, हमारे पास आपस में यूनिटी क्यों नहीं है आपकी तंजीमों में? जो आपके बड़े जाइंट्स बैठे हैं एग्रीकल्चर में, वो छोटे किसान को, इन किसानों को हेल्प क्यों नहीं करते? हर चीज आप हुकूमत पे डाल के बरी जिम्मा नहीं हो सकते ना। नहीं, हुकूमत का मैं आपको अर्ज करूँ, असल जो वजह है कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है पर एकड़ पैदावार की कमी जो है, वो कमी की वजह यह है कि रिसर्च हुकूमत का काम है, मेरा नहीं है। मैं एज ए फार्मर, अच्छा, हमारा रिसर्च का जो बजट है, आप सुन के हैरान होंगे, वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, ठीक है, और 0.12 सिर्फ खर्च होता है, ना होने के बराबर है। अगर ब्राजील ने चंद सालों में तरक्की की है, उसकी एक ही वजह है कि उसका एग्रीकल्चर की रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की जीडीपी का 1.75 है। यही वजह है कि वो दुनिया आगे चली गई। पर एकड़ हमारा सीड का इशू है। अब देखें ना, हमने जितना शोर मचाया सीड के ऊपर, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ जुल्म कहां से शुरू हुआ है। 60 की दहाई में लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी, उन्होंने मॉडल लिया लाइलपुर यूनिवर्सिटी को, जो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम। हमने क्या काम किया कि उस यूनिवर्सिटी से रिसर्च और एक्सटेंशन ले लिया, अपने बच्चे बाबू बनाना शुरू कर दिए। मैं 60 की दहाई की बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे वो बच्चे बाबू बन के आ रहे हैं, उनके पास रिसर्च और एक्सटेंशन का वहां पे एक्सपीरियंस नहीं है। पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है, पूरी दुनिया में। आप एक बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए जाता है कॉलेज में, 7 अस्पताल होता है। फिर उसके बाद जब वो फाइनल ईयर में आता है तो उसको फिर 1 साल 2 साल का हाउस जॉब दिया जाता है लाजमी, फिर उसको डिग्री मिलती है। यहाँ हमने तो बाबू प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। एक दूसरा हमने क्या जुल्म किया 60 की दहाई में, ये मैं अपने से पहले की बातें आपको बता रहा हूँ। 60 की दहाई में एक पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना, नवाब ऑफ कालाबाग की जेर निगरानी। उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि पत्तों की से लेकर रहीम यार खान तक कोई शुगर मिल रहा हो, ये कॉटन एरिया है, सारी वहीं लग गई हैं। दुनिया में हम वाहिद कॉटन ग्रोवर पाकिस्तान में हैं जी, वाहिद हम है जो मल्टी क्रॉप है, जहाँ पे वहाँ पे कॉटन जोन है, कॉटन के एरिया में कॉटन होती है और कोई चीज़ नहीं होती, और मल्टी जोन में कॉटन नहीं हो सकती। मैं इस वक्त एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जी, मुझे ब्रेक लेनी है, आप कंप्लीट करें। मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, अपने काश्तकारों भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें चाहिए कि हम इस वक्त फरवरी में कपास काश्त करें। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो अपना पानी एक्सपोर्ट करते हैं, चीनी एक्सपोर्ट करते हैं तो अपना पानी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए फरवरी में हमें इस वक्त कपास लगाने चाहिए, और मुझे इंटरनेशनली नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा कॉटन का रेट बेहतर रहेगा। दूसरा ये है कि हमारे पास जो पानी का इशू है वो इतना बढ़ चुका है कि अगले 8-10 सालों में पता नहीं क्या होने वाला है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें, अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगें कि ये क्लाइमेट चेंज का जो इशू है अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे, क्योंकि इस वक्त क्लाइमेट चेंज ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और मैं तमाम काश्तकार भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो अर्ली कपास लगाएँ, इसी में हमारा फ़ायदा है, क्योंकि जो मौसम चेंज, जितनी गर्मी आ चुकी है, इसमें मक्की का भी सही होने का चांस नहीं है, चावल की फसल को भी नुकसान हो सकता है। अगर अर्ली कपास लगा लेंगे जो अगस्त तक वो मैच्योर होकर आपको पूरी तरह वो चुनाई दे देगी, तो आप ज़रूर काश्त करें। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मलिक खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। किसानों के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके लिए स्टेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हों, उनके मसाइल का हल निकलना चाहिए, लेकिन
मैं जाते जाते अपने प्लेटफॉर्म से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम किसानों पे जिस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस तबके के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अगर बड़े किसान या जो बेहतर वेल सेटल्ड किसान हैं वो छोटे किसानों को ओनरशिप नहीं लेंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हर चीज़ हम हुकूमत पर डाल के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। जो तंजीमें हैं, जो इत्तेहाद हैं, इनको अपना काम भी करना है और हुकूमत को अपना काम करना है। और किसानों के लिए ज़ाहिर है ये मसाइल बहुत छोटे नहीं है, बहुत बड़े मसाइल हैं जिनका हल होना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जनाब। हम किसानों पे बात कर रहे थे, उनके मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। हमारी जो डिस्कशन है बड़ी इंटेंस हो गई और हमें पता नहीं चला कि हमारे जो शेफ़ हैं जो कि किचन में मौजूद थे, सलमान असलम जिनका नाम है, उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक सलमान। हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमने अपनी डिस्कशन के अंदर आपके खाने का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और खाना सलमान ने मीनवाइल बना भी लिया है। तो आज आप क्या बना रहे हैं? मैं आज बना रहा हूँ चिकन टेंडर पॉप्स। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, थोड़ी रेसिपी इसके लिए मुझे चिकन रिक्वायर्ड है, क्रम, कुछ सॉल्ट, पेपर चाहिए था और कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। ठीक है, आप हमें बताएं क्या क्या इस्तेमाल करके आपने सॉस बनाई है, कैसे इसको मैरिनेट किया है? मैंने इसके साथ एक गार्लिक जो है ना कॉकटेल बनाई है। उसके लिए मैंने केचप यूज़ किया है, मायोनीज़ यूज़ किया है, गार्लिक पाउडर यूज़ किया है और कुछ स्पाइसेस डाले हैं, सॉल्ट, पेपर वगैरह। और मैंने एक सॉस तैयार किया है। उसके अलावा मैंने चिकन को मैरिनेट किया है। उसके लिए भी मुझे स्पाइस चाहिए थे, कुछ सॉसेस चाहिए थी, वो मैंने मैरिनेट करके सॉसेस चाहिए थे आपको? मुझे इसके लिए चाहिए थी हॉट सॉस चाहिए थी, तबास्को चाहिए थी और उसके अलावा मुझे कुछ लेमन जूस की ज़रूरत पड़ी एंड स्पाइसेस। और इसके मैंने एक मैरिनेशन करके चिकन को मैरिनेट करके इसको मैंने क्रम करके फ्राई किया है। और डीप फ्राई किया आपने? जी, डीप फ्राई किया। ठीक है, आप इसकी फ्राइंग करें, मीनवाइल हम आपके पास दोबारा आते हैं। अच्छा जी, कलर्स का हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बड़ा असर होता है और हमारा जो इमोशंस होते हैं, हमारे मिजाज होता है, हमारी जो परसेप्शन है टुवर्ड्स एनीथिंग, वो कलर डिपेंडेंट होती है। ये बात थोड़ी थोड़ी मुझे आ रही है, लेकिन आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। हर रंग का एक मखसूस तासुर होता है। वाइट को हम कहीं ना कहीं पीस के हवाले से रिलेट करते हैं, और भी मुख्तलिफ कलर्स, मुझे जो थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन जी ये कैसे हम अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर ये कलर्स रोल अदा करते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नतालिया मतलूब मौजूद हैं, हम खुशामदीद कहते हैं, हमारे नफ्सियात हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नतालिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नतालिया, ऐसा ही है कि कलर्स हमारे मूड, हमारे इमोशंस, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बड़े हेल्पफुल होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ले लें, उसमें कितनी टाइप्स के हम कलर्स लेते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम जर्नल कलर्स की ही बात कर लें, जैसे ब्लैक है, वाइट है, इसको हमने किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएट किया है। एब्सोल्युटली। अब अगर देखा जाए तो हम वाइट को कहते हैं ये पीस का कलर है, सिंप्लिसिटी है, ठीक है, और इसमें बहुत सा आप कह लें कि एक टेंगुअलिटी का टेक्सचर आ जाता है। ठीक है। मीनवाइल अगर हम ब्लैक को देख लें तो उसको लेके भी बहुत से मिथ्स हैं कि अगर देखा जाए तो वो बहुत एक इन डेप्थ कलर है, बहुत से मुख्तलिफ कलर्स के साथ मिलके वो बहुत कलर्स बनाता है। ऐसे ही वाइट है, बहुत से कलर्स को बैलेंस करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगर मीनवाइल हम इसमें ये देख लें कि रेड कलर है, अलार्मिंग, खतरे की, हाँ। अब अगर उसको देखें तो वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो शो करता है, वो ये करता है कि अगर आपकी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट आप किसी को जज कर रहे हैं और उसमें रेड कलर का टेक्सचर ज़्यादा आ रहा है, तो वो ये होता है कि उसकी कोई बहुत बोल्ड थिंकिंग है, ठीक है, बहुत वो एनर्जेटिक इंसान है। और अगर उसी को आप ले जाओ कि नेगेटिव वे में, अगर उसी कलर को आप जाहिर है एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, तो जब आप उस चीज़ की एक्सेस कर दोगे तो बेसिकली फिर आप यही हो जाता है कि फिर वो एक इम्पल्सिव सिचुएशन बन जाती है। फिर आप उसको ये देखते हो कि एंगर इश्यूज इस इंसान में हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी जो आपस में सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं या सोशली हम बहुत ज़्यादा जब इंगेज कर रहे होते हैं, तब भी कलर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में। बिल्कुल। अब अगर हम देखें ना, इन साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर देखें तो
येलो और ऑरेंज कलर को कहा जाता है कि ये बहुत सोशिएबल कलर्स हैं, बहुत जॉयफुल कलर्स हैं। इन कलर्स के मतलब इन कलर्स की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कहा जाता है कि ओपन माइंडेड लोग हैं, बहुत जॉली नेचर के होते हैं, हर किसी से इंटरेक्शन इनका बहुत ईजीली हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें वाइब्रेंट कलर्स भी बहुत हैं। इन कलर्स को पहनने वाले जो हैं आपस में दूसरे कलर्स का टेक्सचर देते हैं। जैसे येलो के साथ पिंक बहुत चल जाता है कॉन्ट्रास्ट में, तो पिंक का टेक्सचर जो है वो ऐसे चला जाता है कि बहुत सिंपल काइंड। वही बात होगी कि जैसे इंगेज किया हुआ है हर कलर को एक साथ, ब्लू इज़ फॉर बॉयज़ एंड पिंक इज़ फॉर गर्ल्स, तो पिंक कलर जो है वो थोड़ा काइंडी नेचर का होता है। तो बेसिकली अगर आप ये बात करें कि हमारा सोशल सर्कल या जो जैसे हम सोशल सर्कल में इंगेज होना चाहते हैं या हमारा जो कलर्स हैं सोशली कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारे जो अगर हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेके चलते हैं ना, तो उसमें हमारे जो येलो कलर्स हैं और ऑरेंज कलर्स हैं या इसमें जितने भी वाइब्रेंट कलर्स आगे आ जाते हैं, गोल्डन हो गए या अगर आप थोड़े काम कलर्स में आ जाए, पिंकिश, बेबी पिंकिश, तो ये सोशली हमारा जो है कि बहुत इंट्रैक्शन फेज़ में जाता है कि ये जो इस कलर के पहनने वाले लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में है कि ये बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नतालिया, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया। फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए सलमान के चिकन क्रिस्पी चिकन टेंडर्स की, और इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस है। थैंक यू वेरी मच जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।